बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी कभी बचपन का ज़माना बड़ा याद आता है, जब अक्सर शाम में अब्बू पानी के पाइप से घर के बाहर की कच्ची मिट्टी पर पानी का छिड़काव करते थे और सहन मिट्टी पर पानी पड़ने की मीठी मीठी खुशबू से महक जाता था। घर में कई टिन के डिब्बे ऐसे होते थे जिनमें ऊन के गोले और ऊन बुनने की सिलाइयाँ होती थी। ये डिब्बे अमूमन क्वालिटी स्वीट्स या डैनिश कुकीज़ के इस्तेमाल शुदा खाली टिन होते थे, जिनको जानते बूझते भी इस उम्मीद के साथ हम खोलते थे कि शायद इस दफ़ा इनमें से ऊन के गोले और स्वेटर बुनने की सिलाइयों के बजाय चॉकलेट या बिस्किट निकल आए। घरों में खाने की मेज़ और ड्राइंग रूम में रखी टेबल पर घर की खवातीन के हाथ का कढ़ा हुआ मेज़पोश लाजमी होता था। उस ज़माने में हर चीज़ को गिलाफ चढ़ाने का रिवाज था। घर में टीवी होता तो उस पर भी खूबसूरत सा गिलाफ चढ़ा दिया जाता था। उस वक्त कौन सा टीवी 24 घंटे चलता था। कभी हुआ तो पीटीवी की सुबह की नशियात, जिसकी मेज़बानी मुस्तनसर हुसैन ताड़ड़ और खुरतुल-हिंद हैदर किया करते थे। फिर शाम ढले ही ड्रामा और खबरनामे के लिए टीवी खुलता था। बाकी सारा वक्त खूबसूरत से गिलाफ में ढका रहता था। घरों में एयर कंडीशन होना तो दूर की बात थी, फ्रिज ही चंद गिनती के घरों में हुआ करता था। उस जमाने में दो चीजें ऐसी थी जो होती तो पूरे मोहल्ले में किसी एक शख्स के घर में थी, तहम इस्तेमाल पूरा मोहल्ला करता था। एक फ्रिज और दूसरा टेलीफोन। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे घर में जब फ्रिज आया तो पूरा मोहल्ला फ्रिज देखने आया था और साथ अपने बर्फ जमाने के बर्तन भी लाया था। उस दौर में जिनके घरों में फ्रिज होता था, गर्मियों में हर 1 घंटे के बाद उनके घर की डोरबेल बजती थी, क्योंकि कोई ना कोई मोहल्ले वाला बर्फ मांगने आया हुआ होता था। डायल वाले हरे और सुरमई रंग के टेलीफोन होते थे, जिनके क्रेडल ही कम से कम आधा किलो के होते थे। टेलीफोन के साथ हमेशा एक छोटी सी डायरी रखी होती थी, जिसमें रिश्तेदारों और ज़रूरी लोगों के नंबर लिखकर महफूज कर लिए जाते थे। जिसके घर टेलीफोन होता था उस घर के छोटे बच्चे की हमेशा शामत लगी रहती थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में जिसके लिए फ़ोन आता था उस बेचारे बच्चे को ही दौड़कर उन अंकल आंटी खाला चचा को उनके घर से बुलाने जाना पड़ता था। ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाने का रिवाज था और घर के ही किसी बच्चे की ड्यूटी लगती थी कि खाने के बाद उसने दस्तरखान बाहर झाड़ने जाना है। बाहर दस्तरखान झाड़ने का काम सोचने में बहुत छोटा महसूस होता है, लेकिन उस वक्त जिस बच्चे के जिम्मे ये काम लगता था उसके लिए ऐसा होता था गोया किसी ने उसको खेत में हल जोतने को कह दिया हो। यही हाल फ्रिज में पानी की बोतलें भरकर रखने से मुताल्लिक था। मेरे घर में उम्मनी जिम्मेदारी मेरी होती थी और अपनी सुस्ती और काहली के सबब अक्सर पानी की बोतलें भरकर फ्रिज में रखने से जी चुराता था और फिर बाद में जब सबको मेरी वजह से गर्म पानी पीना पड़ता तो मुझे झाड़ पड़ती थी। उस जमाने में चेरी ब्लॉसम की शू पॉलिश आती थी, जिसको पहले जूते पर लगाओ तो जूता अजीब बगैर चमक के सिया हो जाता था और फिर जब ब्रश से खूब मलो तो एकदम चमक जाता था। ताहम ब्रश मलने के इस काम में मेहनत बड़ी लगती थी, जिससे बाद में लिक्विड शाइनर के आ जाने से जान छूटी थी। अलबत्ता बाद में यह अक़दा खुला कि लिक्विड पॉलिश स्कूल के जूते के चमड़े को जल्दी खराब कर देती थी। इसी तरह उस दौर में सफेद वाले पीटी शूज भी आते थे, जिन पर सफेद लिक्विड पॉलिश लगती थी। रॉबिन वालों की नील भी सबको याद होगी, जिसको पानी में डालकर उसमें सफेद कपड़े भिगोए जाते थे ताकि स्कूल और ऑफिस जाने की सफेद शर्ट्स लंबे अरसे तक पिलाहट से महफूज रहें और सफेद और उजली नजर आए। उस जमाने में कॉटन के कुर्ता शलवार को कलफ लगाने का भी बड़ा रिवाज था। कलफ लगे कुर्ता शलवार में अकड़े बकड़े हजरत चले जा रहे हैं। ये कलफ धोबी भी लगाता था और अक्सर घर की खवातीन चावल के पानी से घर में कलफ तैयार कर लेती थी। फिर ईद आ जाती थी और ईद पर ईद कार्ड्स की खरीदारी कितने सालों तक मामूल की बात थी। लोग अपने दोस्तों के लिए अच्छे से अच्छा ईद कार्ड खरीदने की कोशिश करते थे। जो जितना करीबी दोस्त होता था उसके लिए उतना महंगा ईद कार्ड लिया जाता था। इन ईद कार्ड की कीमत 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक होती थी, जो उस वक्त तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी रकम होती थी। ताहम दोस्त से मोहब्बत के पीछे लोग महंगे से महंगा ईद कार्ड खरीदते थे। मजे की बात यह थी कि ईद कार्ड्स का तबादला सिर्फ लड़कियां ही नहीं करती थी, बल्कि लड़के भी एक दूसरे को ईद कार्ड देते थे और उनमें अजीबोगरीब अशार लिखा करते थे, जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, ईस्ट एंड वेस्ट, माई फ्रेंड इज बेस्ट, रात में देखा तो किरण बाल सुखा रही थी, सुबह उठकर देखा तो गाय तो मिला रही थी। खैर, स्टैम्प कलेक्टिंग यानी डाक के इस्तेमाल शुदा टिकट तो ज़माने में तकरीबन हर शख्स ही जमा करता था। डाक टिकट जमा करने को बाजार से खूबसूरत किताबें मिलती थी, जिनमें लोग टिकट जमा करके महफूज करते थे। दोस्त आपस में एक दूसरे को टिकट दिखाते थे, ताहम बाज़ दोस्त बड़े कमीने होते थे जो देखने के बहाने नादिर किस्म के टिकट आग बचाकर ले उड़ते थे।
उसी जमाने में लट्टू खेलने का दौर भी हुआ करता था, जहां गली मोहल्ले में लड़के डोरी में लट्टू फंसाए घुमाकर उस महारत और कुव्वत से फेंकते थे कि सामने वाले के लट्टू के ही 2 टुकड़े हो जाते थे। फिर पतंगबाजी का दौर होता था, जिसमें मांझे और सद्दी का इस्तेमाल होता था और मांझे से हर दूसरे पतंग उड़ाने वाले की उंगलियां कटी होती थी। मेरे छोटे भाई की तमाम उंगलियों में सनी प्लास लगा होता था। उसी तरह कंचे खेलने का रिवाज भी आम था, जिसमें महारत रखने वाले लड़के कम महारत रखने वाले लड़कों से कभी कोहनी से तो कभी नाक से कंचे यानी कांच की गोलियां दिखलवाते थे, और उनको ये सब उस वक्त तक करना पड़ता था जब तक कि कंचा मुकर्ररा घड़े यानी गोल तक ना पहुंच जाए। ख़वातीन अमूमन घर में ही स्वेटर बुनती थीं। पुनैंदा वगैरह की स्वेटर पहनने का रिवाज इस कदर आम ना था और अमूमन पुनैंदा की स्वेटर्स शो शाह के लिए ही पहनी जाती थी। ब्रांड्स वगैरह तो कुछ होते ही ना थे। बच्चों की चड्डियों से लेकर लड़कियों की फ्रॉक और लड़कों के नन्हे मुन्ने कुर्ता शलवार घर में ही सिल जाया करते थे। इसी तरह ख़वातीन घर में ही बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा सी लिया करती थी। शादी ब्याह की तकरीबात में कहाँ लड़की हर तकरीब के लिए नया जोड़ा बनाती थी, बस मोहल्ले की किसी पक्की सहेली से उसका जोड़ा मुस्ताल ले आती थी और फिर एहतियात से पहनकर उसको वापस कर देती थी। यही हाल ज्वेलरी वगैरह का भी होता था। शादी के लिए हॉल वगैरह कम ही बुक होते थे। मोहल्ले में ही पोल का डिज़ाइन वाली खनातें लगाकर मेहंदी, मायो, बारात और वलीमा सब कर लिया जाता था। खनात के साथ ही बावर्ची अपनी देगे लेकर आ जाते थे और वहीं खाना बन जाता था। उस वक्त फ्रीजर वगैरह का रिवाज तो था नहीं, बस जो खाना बच जाता था वो उसी के उसी वक्त पूरे मोहल्ले में बांट दिया जाता था। अमूमन मेहंदी की तकरीबात में गानों के मुकाबले के दौरान लड़के और लड़की वालों में तू तकाल लाजिम होती थी और फिर बड़े बीच में पड़कर डांट डपट करके मामला रफा दफा करवाते थे। जिस घर में शादी होती थी उसके माथे पर शादी मुबारक वाला काला लाइट वाला बोर्ड लगता था और पूरा घर बरक़ी खमखमों से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता था। खजूर और छुआरे की शक्कर के बरक़ी खमखमे आज भी मुझे याद हैं। फिर उस जमाने में होने वाली गुड़े गुट्टे की शादी कौन भूल सकता है, जहां गुड़ियाओं को बरियो जहेज के साथ यूं बिहाया जाता था गोया किसी असल लड़की की शादी हो रही हो। मुझे अच्छे से याद है, एक दफ़ा मेरी खाला ने अपनी गुड़िया की शादी की थी तो घर में बच जाने वाली कतरनों और गोटा किनारी से खुद सीकर गुड़िया के 11 कपड़े बनाए थे और बारातियों को खाने में बिरयानी खिलाई थी। अब तो गुड़ियों की शादी का रिवाज भी अरसा हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। लोग जितने ही थके हुए ऑफिस से क्यों ना आए, लेकिन अमूमन शाम में मोहल्ले के तमाम हजरात किसी एक जगह जमा होकर सियासत और हालात हादरा पर तबादला ख्याल किया करते थे। ये मोहल्ले की दारुल नदवा किस्म की जगह होती थी, जहां मुल्की हालात से लेकर मोहल्ले को दरपेश मसाइल और बकर ईद पर गाय के हिस्से तक फैसल होते थे। 14 अगस्त पर मोहल्ला झंडियों से सजता था और हर एक की ख्वाहिश होती थी कि उसके घर की छत पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा झंडा हो। ऐसे में हम अप्पू से जिद करके पठान की दुकान से झंडा लगाने को लंबा वाला बांस लाते थे, लेकिन हमेशा मोहल्ले में किसी न किसी का झंडा हमसे ऊंचा ही होता था। खैर, पता नहीं कितना कुछ याद आ जाए। ये तो याद है जिनका सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। बस इतना महसूस होता है कि हर गुजरा हुआ पल आने वाले पल से ज़्यादा हसीन था।